चलो बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा सभी खंड कीजिए का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जैसे अगर हम यहाँ मान लेते हैं का, जैसे कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसको मानेंगे कि माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे हम क्या करते हैं, अगर √3 एक परिमेय संख्या तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 को हम लिख सकते हैं P/Q, जहां P, Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा P और Q का जो HCF है वो कितना है, 1 है। ठीक, फिर हम आगे बात करें, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3 बराबर P² और बटे Q²। फिर हम देखो यहाँ Q² क्या लिखा गया, भाग में अगर इधर ले आए तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, 3Q² बराबर P²। ठीक, और फिर अगर हम आगे बात करें तो देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा, अगर हम 3 को ट्रांसफ़र करें तो देखो Q² बराबर P² और बटे में 3। अब देखो P² को अगर 3 विभाजित करता है तो Q² मिलता है। तो अगर हम P को विभाजित करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे, यदि P² को 3 विभाजित करता है, 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम विभाजित करते हैं तो यहाँ R आ जाता है P को। ठीक, तो हम फिर क्या करते हैं, हम 3 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 3 को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 3R बराबर P, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखो जब हम क्या करते हैं, इनका वर्ग करते हैं तो ये मिल जाएगा 9R² बराबर P²। ठीक, फिर अगर हम बात करें, देखो हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ से हम क्या करें, R² की वैल्यू रखें, देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा देखो यहाँ से हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, हम देखो समीकरण 2 से P का मान उठा के समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रखते हैं तो देखो हमें मिलेगा क्या, देखो हमारा क्या था, Q² बराबर P की स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखो यहाँ से बात करें तो हमारे समीकरण 1 जो था Q² बराबर P² बटे में 3। तो यहाँ हम रखते हैं तो P² की वैल्यू हमें क्या रखना, P की वैल्यू 3R। तो हम 3R का होल स्क्वायर और बटे में कितना रख देते हैं, 3। और इसे हम हल करते हैं तो देखो हमारा मिल जाएगा Q² बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9R² और बटे में कितना, 3। काटते हैं इसको तो हमारा मिल जाएगा कितना, 3। तो Q² बराबर 3R²। 3 को अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तो देखो Q² बटे 3 बराबर R²। फिर हमारी वही कंडीशन बनी, अगर Q² को 3 डिवाइड करता है तो Q को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यदि Q² को या Q² 3 से विभाज्य है, या Q² को 3 विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो Q को भी विभाजित करेगा।
तो हम लिख सकते हैं कि यह हमारी जो वैल्यू हो गई कि Q/3 बराबर, मान लीजिए इसका भागफल हमें यस प्राप्त हुआ। ठीक, अब फिर अगर हम आगे बात करें तो देखो, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, Q को विभाजित करते हैं तो हम कह सकते हैं 3 एक ऐसी संख्या मिली, 3 से P और Q दोनों विभाज्य हैं। दोनों क्या है? विभाज्य है। दोनों विभाज्य है। अगर दोनों विभाज्य है तो हम कह सकते हैं P और Q का मासा, जिसे हम कह सकते हैं HCF, वो हमारा कितना है? 3 होगा। जबकि हम ऊपर अगर बात करें तो ऊपर हम बात कर चुके हैं कि P और Q का जो HCF है ओनली कितना है? 1 है। और जबकि यहाँ पर हमारा कितना निकल रहा है? यहाँ से अगर बात करें तो हमारा P और Q का HCF कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है। तो कभी भी दो संख्याओं का मासा एक ही संख्या होती है, दो संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए √3 को परिमेय संख्या मानना गलत है। तो √3 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। 3 अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा खा पार्ट क्या दिया गया है? कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसकी निकाय के लिए a x + 2y बराबर कितना? 2 और 8x + ay बराबर 4। फिर कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चलो हम अगर इसका ज्ञात करते हैं देखो, खा पार्ट अगर हमारा पहला समीकरण है ax + 2y और यहाँ से हम -2 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा। दूसरा है 8x + ay और यहाँ से माइनस कितना ले आते हैं? 4 बराबर 0। ये समीकरण हमारा एक, ये समीकरण अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ठीक नहीं होंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर इसको हम हल करते हैं दोनों समीकरणों को मान, देखो यहाँ से हम रखते हैं a1 की वैल्यू, ये a2, b1 b2, ये c1 c2। तो देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? a1 की वैल्यू कितना रख देंगे? a, और a2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 बराबर 2 और बटे में 8 a, और बराबर नहीं है किसके? -2 बटे -4 के। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a² और बराबर में 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? +/4। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर गा पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर का हम गा पार्ट की बात करें तो कह रहा है दिए गए चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR है। तो कह रहा कोण PQS और कोण PRQ है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज त्रिभुज PQR जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसको सिद्ध करते हैं, देखो फिगर नीचे दिया गया है। देखो जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ लिखते हैं गा पार्ट। देखो यहाँ से हमारा यदि क्या होगा? PS/SQ
और बराबर पी टी बटे टी आर। देखो अगर हम कहते हैं कि ये पी एस है और ये एस क्यू का अनुपात बराबर है और पी एस पी टी और टी आर का अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं तो क्या होगा कि ये रेखा जो हमारी एस टी है वो समांतर होगी किसके, क्यू आर के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें, यह कोण जो है इस कोण के बराबर दिया गया है, यह कोण जो हमारी इस कोण के बराबर दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि कोण S, देखो कोण S बराबर और कोण किसके हैं, R के हैं। ये हमारी कंडीशन दी गई है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ इस कोण में अगर हम बात करें तो देखो यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दो रेखा समांतर है तो संगत कोण से ये बराबर हो जाएंगे। फिर लिखेंगे ये समीकरण 1 हम मान लेते हैं, यदि एस टी समांतर क्यू आर के, ठीक, हमारी ये क्यू आर रेखा है इसके समांतर है, तो लिख सकते हैं कोण टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगर अब फिर हम यहाँ से बात करें, तथा कोण यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। ये समीकरण नंबर अगर हम 3 की बात करें। फिर हम आगे देखें, देखो समीकरण 1 और 2 और 3 को अगर हम आपस में तुलना कराते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तो हम कहीं कहें देखो कोण यस बराबर आर के, आर बराबर टी के, और फिर यही यस बराबर किसके है, क्यू के है। तो हम तीनों की अगर आपस में तुलना करें तो हमारी कोण क्यू और कोण आर जो होगा वो बराबर हो जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, देखो अगर हमारा ये कोण क्यू और कोण आर बराबर हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि इस त्रिभुज में पी क्यू आर के, तो आर के सम्मुख कोण पी क्यू हो जाएगा और यहाँ से इसके जो सम्मुख हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपकी पी आर हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, अगर हम पी क्यू आर में बात करें तो देखो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी पी क्यू आर में, कि यदि कोण क्यू बराबर कोण आर है, ठीक, तो हमारी जो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से तो कोण आर के सम्मुख भुजा पी क्यू और कोण क्यू के सम्मुख भुजा कौन मिल जाएगी, पी आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण पी आर, क्यू के सामने पी आर, और ये हम लिख सकते हैं पी क्यू, ये बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दो कोण बराबर है, तो उन्हें हम कहेंगे समबाहु। इसलिए यहाँ लिखेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, ये त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर घ। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम घ की बात करें तो कह रहा है एक 40 सेंटीमीटर की, देखो एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंख के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और कितने हैं 8 सेंटीमीटर, तो शंख के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस प्रकार से बात करें, चलो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, फिर हम नेक्स्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।